उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। देहरादून से पहले बड़ी खबर नेशनल गेम से जुड़ी है। यहां पर ताइक्वांडो में मैच फिक्सिंग का आरोप लग रहा है। ताइक्वांडो के 10 इवेंट पे मेडल बेचने की डील का आरोप लगा है। टेक्निकल मेंबर टी प्रवीण कुमार पर यह आरोप है। इसके बाद प्रवीण कुमार को हटा दिया गया है। इस पूरे मामले पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा ने बयान जारी किया। नेशनल गेम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से नेशनल गेम्स से जुड़ी हुई। ताइक्वांडो में मैच फिक्सिंग का आरोप लग रहा है। 10 इवेंट में मेडल बेचने के डील का आरोप लगा है। टेक्निकल मेंबर टी प्रवीण कुमार पर यह आरोप है। इसके बाद प्रवीण कुमार को हटा दिया गया। पूरे मामले पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी बयान जारी किया। अनुपम त्रिवेदी जी एडिटर उत्तराखंड के हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम जी, इस खबर को लेकर काफी ज्यादा चिंता भी लोग व्यक्त कर रहे हैं। ये कितनी इसमें पुख्ता इसमें पुष्टि कितनी हो पाई है इस खबर को लेकर? लेकिन नहीं, पुष्टि तो इस खबर की इसलिए है क्योंकि ये खुद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज भी अब जारी कर दी है और पीटी उषा की तरफ से बकायदा उसमें बयान दिया गया है कि जो डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन है एग्जैक्टली इनके नाम है टी प्रवीण कुमार, इनके खिलाफ एक 3 मेंबर कमेटी की जांच हुई और इस 3 मेंबर कमेटी में जो उत्तराखंड के आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर के सुधांशु वो भी शामिल थे। तो शिकायतें मिली थी कि इवेंट्स में गड़बड़ी हो रही है और कल से ताइक्वांडो के कंपटीशन शुरू हो रहे हैं हल्द्वानी में जो शुक्रवार तक चलेंगे। उसको लेकर भी इस तरीके की शिकायतें मिली कि वहां मेडल बेचे जाने की तैयारी है। कई स्टेट एसोसिएशनों से किसी खेल एसोसिएशन अपने खिलाड़ी भेजती है नेशनल गेम में खेलने के लिए, उनको वो मेडल बेचे जाने की तैयारी है। कुछ ऐसी सांठगांठ भी हुई है, इस तरीके के गंभीर आरोप लगे। और उसके अलावा ये भी लगा कि कहीं जो सामान जो सप्लाई होता है स्पोर्ट्स का, जैसे वेंडर होते हैं, जैसे ठेकेदार होते हैं, उन्होंने कुछ लोगों के लिए सिफारिश करी थी गेम्स को लेकर। वो लोग भी गेम्स में कुछ वॉलंटियर की हैसियत से आ गए अंदर। तो इसको बहुत एक सीरियस कंडक्ट माना गया गेम्स के खिलाफ। तो इसको लेके आज पीटी उषा का कहना है कि इसको लेके पूरी एक कमेटी जो 3 मेंबर की कमेटी थी उसने अपनी सिफारिशें दी, 4 सिफारिशें दी, उसको इन्होंने माना और उसको मानते हुए इनको फिलहाल टी प्रवीण कुमार जो डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन उनको हटा दिया गया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर इसलिए भी होती है क्योंकि नेशनल गेम्स से जो खिलाड़ी निकलते हैं वो आगे फिर इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं। पूरा फ्यूचर जो है खिलाड़ियों में इसी एक बहुत बड़े इवेंट पर डिपेंड करता है। इनकी जगह फिलहाल एस दिनेश कुमार को चार्ज अभी सौंपा गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल से जो ताइक्वांडो के कंपटीशन हो रहे हैं वो अलग अलग वेट कैटेगरी में होने हैं, कुछ 16 कैटेगरी में, उसमें से 10 वेट कैटेगरी में उस तरीके की मेडलों की सौदेबाजी हुई होने की बात हुई थी, ऐसे आरोप लगे हैं। तो अपने आप में बहुत सीरियस एलिगेशन है और ये खुशकिस्मती ये है कि ये भांडाफोड़ इससे पहले हो गया, कंपटीशन शुरू होने से पहले। नहीं तो हो सकता था कई बच्चों का भविष्य, कई खिलाड़ियों का भविष्य जो है जियो पैराडाइज होता, उनके भविष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न लग सकता था, उनको आगे फ्यूचर खराब भी हो सकता था कि जो बेचारे कंपटीशन में नहीं आ सकते थे अच्छा खेलते हुए भी। तो ये चीज फिलहाल अभी रोकथाम हुई है और अभी जांच का विषय है कि कौन सी ऐसी स्टेट एसोसिएशन है ताइक्वांडो की जिन्होंने इस तरीके की सांठगांठ की थी। बिल्कुल बेहद ही गंभीर ये पूरा मामला है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। आखिरी दिन भी सीएम धामी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। सीएम धामी ने कई जगहों पर रोड शो भी किया और पहले करोल बाग में बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया। सीएम धामी ने रोड शो के जरिए लोगों से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के लिए जनता से वोट की अपील की। संगम विहार में भी सीएम धामी ने रोड शो किया। यहां सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी रोड शो में शामिल हुए। सीएम ने आप पर हमला बोला। सीएम धामी ने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया और सिर्फ घोटाले किए हैं। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है। पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं।
दिल्ली चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव में उत्तराखंड के वोटरों का भी रोल होगा। देश की राजधानी में मुख्यमंत्री धामी ने 24 जनसभाएं की हैं, तो इसी तरह पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी प्रचार किया। पर असरदार कौन रहेगा, ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा। देश की राजधानी में सोमवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब 5 फरवरी को दिल्ली की जनता नई सरकार पर वोट करेगी। दिल्ली से उत्तराखंड के नजदीक होने का असर है कि दिल्ली में पहाड़ी वोटर्स अहम किरदार में रहेंगे। यही वजह रही कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 जनवरी से 3 फरवरी तक 24 जनसभाएं की। यूसीसी, धर्मांतरण कानून और मजारों के खिलाफ अभियान के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को स्टार प्रचारक बनाया, ताकि देवभूमि के साथ देश भर से दिल्ली में रहने वाले वोटर्स पर मैसेज जाए। उत्तराखंडी वोटर्स के प्रभाव वाली पालम, पटपड़गंज, द्वारका, लक्ष्मी नगर, बुराड़ी, आरकेपुरम, संगम विहार, करावल नगर सीटों पर भी सीएम धामी ने प्रचार किया। दिल्ली में इस बार पूरी बयार है, परिवर्तन की बयार है और लोग प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बनाएंगे और दिल्ली का जो विकास पिछले 10 सालों से रुका हुआ है उसको तेज गति प्रदान करेंगे। इन्होंने जो भी वायदे किए हैं वो सब खोखले साबित हुए हैं। जनता की गाड़ी कमाई से शीश महल बनाया है, इन्होंने शराब का घोटाला किया है, यमुना जी के सफाई के नाम पर बड़ा घोटाला किया है और यमुना जी को प्रदूषित करने का काम किया है, राजधानी दिल्ली को प्रदूषित करने का काम किया है। यहाँ की सड़कों की हालत खराब है, यहाँ की सीवर की लाइनें खराब हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। उत्तराखंड बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री धामी रहे तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रचार किया। हरीश रावत का दावा है कि उन्होंने कई इलाकों में प्रचार किया और दिल्ली में रहने वाला वोटर कांग्रेस के साथ है, तो प्रवासी उत्तराखंड भी साथ हैं। खास बात यह कि दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी उत्तराखंड के प्रभारी रह चुके हैं। मैंने कांग्रेस के लोगों में उत्साह देखा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को अपने स्वाभिमान का मामला मान लिया है और हमको लोग तीसरे विकल्प के रूप में अब चुन रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये 2013 का जो पुराना युग था, विकास का युग था, निर्माण का युग था, दिल्ली की बदलाव का युग था, लोग उस युग को लाना चाह रहे हैं। चुनाव दिल्ली का है तो उत्तराखंड के वोटर्स को साधने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने की। जिन्होंने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को पांव नहीं जमाने दिए, अब देखना ये होगा कि बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का प्रचार दिल्ली में आपके खिलाफ कितना असरदार होगा। ये 8 फरवरी तक पता चल ही जाएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और हल्द्वानी में एक बार फिर से प्रशासन की जेसीबी अतिक्रमण तोड़ती नजर आई और यहां पर मेन बाजार इलाके में रेहड़ी और पटरी वालों ने अतिक्रमण कर रखा था। इससे ग्राहकों का बाजार में चलना भी मुश्किल हो गया था। इसी को देखते हुए प्रशासन और नगर निगम की टीम ने सदर बाजार इलाके में चिन्हित किए गए अतिक्रमण को हटाया है। और खबर देहरादून से, यहां प्रॉपर्टी डीलर से हुई डकैती पर बड़ा खुलासा हुआ। इस वारदात में पुलिस कर्मियों के शामिल होने का खुलासा है। मामले में 3 पुलिस वाले समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर को झांसे में लेकर पहले $20,000 को कम दामों में बेचने की बात कही और पैसे के लेन देन के दौरान पुलिस जवानों ने मारा छापा। पीड़ित को डरा धमकाकर 7 लाख रुपए छीन लिए। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। जो जितने लोग भी षड्यंत्र में शामिल थे सभी ने जो आपस में पैसे का अलग अलग बंटवारा कर लिया। इसमें जो अभी तक 7 लोग इसमें कल तक गिरफ्तारी हुई थी। 2 लोग को अभी जो मेन मास्टरमाइंड है रुड़की से भी अरेस्ट कर लिया गया। इनके पास से नकली गड्डियां मिली हैं डॉलर की, जो दिखाकर लोगों को झांसे में लेकर वो पैसे लेने की बात पूरी प्रकाश में आई है। इसमें सुसंगत धाराओं में डकैती में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें रिकवरी भी अभी 2,30,000 रुपए की हो चुकी है और 2 गड्डियां इसमें बरामद हुई हैं और $500 बरामद हुए हैं, जो $100 के नोट है, जिसमें 4 सही है, बाकी नकली है। अभी भी लगता है ये गैंग कुछ समय से सक्रिय था या इस तरह से और लोगों को ना ठगाओ, इस संबंध में भी इससे पूछताछ की गई है और बाकी इसमें टोटल जो 9 लोग पूरे शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।
विकासनगर से अगली खबर, यहां पर हरवटपुर इलाके में एक घर पर गोलाबारी करने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि संपत्ति विवाद में नकाबपोश 20 से ज्यादा बदमाशों ने परिवार के साथ मारपीट की और फायरिंग की। बताया जा रहा है कि जमीन मकान के विवाद का मामला है और मामला कोर्ट में चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और मौके से एक खाली कारतूस और धारदार हथियार भी बरामद हो चुका है। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से जबरदस्त असर देखने को मिला। आरबी पब्लिक स्कूल वीरपुर के अजीबोगरीब आदेश को लेकर दिखाई गई खबर का बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने संज्ञान ले लिया है। पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये है उस आदेश की कॉपी जिसके कारण आर्मी पब्लिक स्कूल वीरपुर चर्चाओं में बना हुआ है। प्रिंसिपल नीलम कौशिक के हस्ताक्षर से 12वीं क्लास के बच्चों के पेरेंट्स के लिए जारी किए गए इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि वो बच्चे जो प्री बोर्ड एग्जाम में 60% से कम मार्क्स लेकर आए हैं, उन्हें स्कूल की फेयरवेल पार्टी में शामिल होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। आर्मी पब्लिक स्कूल वीरपुर का यही वो अजीबोगरीब नोटिस है जिसके चलते बच्चे और उनके अभिभावक भी परेशान हैं। अभिभावकों को डर इस बात का है कि बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले इस नोटिस के कारण कहीं उनके बच्चे डिप्रेशन का शिकार न हो जाएं। हमने इस संबंध में लगातार पिछले 2 दिनों में आर्मी पब्लिक स्कूल वीरपुर के प्रिंसिपल से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार बात करने की कोशिश की है, लेकिन स्कूल प्रशासन कैमरे पर आने को, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मामले में अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भी एंट्री हो गई है। आयोग के सचिव ने मामले का संज्ञान लेते हुए स्कूल की प्रिंसिपल को नोटिस भेज दिया, जिसमें इसे बच्चों को हतोत्साहित करने वाला आदेश बताया गया है। साथ ही प्रिंसिपल से 2 दिन के अंदर व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित होकर जवाब मांगा गया है। यह प्रकरण पूरी तरह से जो बच्चे 12वीं क्लास के 10वीं क्लास के होंगे उनको हतोत्साहित करने का एक प्रकरण है और इससे बच्चों का मॉरल और भी डाउन होगा। हो सकता है वो इस दौरान किन्हीं परिस्थितियों बस जो है उन्होंने 60% मार्क नहीं पाया होगा। बाल संरक्षण आयोग इसमें तत्काल जो है कार्रवाई करेगा। इसमें उनसे एक नोटिस भेजा जा रहा है और यदि समुचित जवाब नहीं मिलेगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 18 ने सबसे पहले रविवार को इस मामले को प्रमुखता के साथ दिखाया था। स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर वाइस प्रिंसिपल को भी फोन करके उनका पक्ष जानने की कोशिश भी की गई, लेकिन स्कूल प्रशासन ने ये कहकर कैमरे पर आने से इनकार कर दिया कि ये फैसला पेरेंट्स से बातचीत के बाद ही लिया गया था। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और नेशनल गेम्स में उत्तराखंड को आज एक और मेडल मिल गया है और वेट लिफ्टिंग में राज्य को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। विवेक पांडे ने 109 किलोग्राम वर्ग वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वहीं वेट लिफ्टिंग के महिला वर्ग में पंजाब की महक शर्मा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला और गोल्ड मेडल हासिल किया। महक शर्मा ने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स बनाए हैं। क्लीन एंड जर्क और कुल वजन उठाने की तीनों ही कैटेगरी में नेशनल रिकॉर्ड धारक बन गई हैं। कुल मिलाकर महक ने 247 किलोग्राम वजन उठाया है। स्नैच का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाई थी। एक मेरी लास्ट जो तो मिस हो गई थी स्नैच, और मैंने सोच रखा था कि इस बार नहीं, मेरे को अपना जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट करना है स्नैच का, और क्लीन एंड जर्क का भी मैंने सोच रखा था कि मैंने करना है और मैंने कर। और पिथौरागढ़ में नेशनल गेम्स के तहत हो रही बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं जारी हैं। चौथे दिन पुरुष वर्ग में 14 और महिला वर्ग में 12 मुकाबले खेले गए। उत्तराखंड के लिहाज से चौथा दिन मिला जुला रहा। पुरुष वर्ग में हर्षवर्धन जोशी को जहां महाराष्ट्र के मुक्केबाज हरिवंश के हाथों मात खानी पड़ी, वहीं हिमांशु सोलंकी अगले राउंड में पहुंचने में सफल रहे। बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में मंगलवार से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो जाएंगे। भारतीय बॉक्सिंग संघ के सचिव हेमंत कुमार का कहना है कि स्पोर्ट्स कॉलेज में विश्व स्तरीय रिंग बना है, इसमें ओलंपिक प्रतियोगिताएं तक हो सकती हैं। इसीलिए पिथौरागढ़ में अब हर साल एक राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
अभी ये इंटरनेशनल टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बॉक्सिंग रिंग वगैरह सभी इंटरनेशनल है यहाँ, तो ये बॉक्सिंग रिंग में ओलंपिक हो सकता है। सेम स्टैंडर्ड रिंग है, बॉक्सिंग रिंग है, इक्विपमेंट्स काफ़ी है, अपना हॉल भी अच्छा है, यहाँ इंटरनेशनल हो सकता है। और नेशनल हम बॉक्सिंग फेडरेशन में काफ़ी इंटरेस्टेड है, यहाँ हर साल में एक नेशनल हो। और नेशनल गेम्स के तहत पिथौरागढ़ में हो रही मुक्केबाजी में देश भर के बॉक्सर शिरकत कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास बनाने वाली लवलीना भी इन दिनों नेशनल गेम्स में हिस्सेदारी कर रही हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित लवलीना से सीधे रूबरू हुए हमारे रिपोर्टर विजय वर्धन उप्रेती। इंटरनेशनल बॉक्सर लवलीना हमारे साथ आई है, उनसे लवलीना आप उत्तराखंड में आई हैं, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में आके। उत्तराखंड तो आई हूँ बट पिथौरागढ़ फर्स्ट टाइम है, बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एल्टीट्यूड में आप लोग पहली बार आए हैं क्या? कोई चेंज आपको, कोई दिक्कत नहीं? ठंड है यहाँ बहुत ज़्यादा, वो एक चीज़ है, बाकी हाई एल्टीट्यूड में तो नॉर्थ ईस्ट में भी है, बट यहाँ भी अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ ट्रेनिंग जैसे थोड़ा सा थकान हो रहा है, लेकिन अच्छा है, ये हमारे स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या टारगेट लेके आप इधर पर आए? ये ओलंपिक के बाद फर्स्ट मेरा कंपटीशन है, तो यहाँ पे मुझे अच्छा करना है। आगे के प्रिपरेशन के लिए ये कंपटीशन बहुत मैटर करेगा मेरे लिए। फर्स्ट बाउट था, अच्छा था, और ओपोनेंट भी अच्छा था, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ये थी लवलीना, जिनका साफ करना है ओलंपिक के बाद उनका पहला मुकाबला यहाँ पर हुआ है और एक बड़ा लक्ष्य लेकर वो यहाँ आई है। विजय वर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो लापरवाही का जीता जागता सबूत है। विकास नगर में उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला पुल 2 साल से बनकर तैयार है, लेकिन इस पुल तक पहुंचेंगे कैसे, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए। करोड़ों की लागत से नावघाट का पुल उत्तराखंड की ओर से बना दिया गया है, लेकिन अभी भी इस पर कोई आवागमन नहीं हो सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की ओर अप्रोच रोड अभी तक नहीं बनाई गई है। 540 मीटर लंबा पुल 18 पिलरों की मदद से खड़ा हो चुका है, लेकिन हिमाचल की ओर से ब्रेक लगने से पुल सफेद हाथी बना हुआ है। इधर उत्तराखंड या हिमाचल कह लीजिए, बीच में एक छोटी सी नदी है, जिसकी वजह से हम दोनों प्रदेश में अलग अलग उसमें आ जाते हैं, और ये पुल जल्दी बन जाता है, तो इससे सभी के लिए बहुत एक आसान रास्ता हो जाता है। निश्चित तौर पे अगर वो पुल की कनेक्टिविटी हो जाती है तो हिमाचल को भी और उत्तराखंड को भी बहुत बड़ा उससे फायदा होगा। हमारे व्यापारिक संबंध हो, चाहे और भी तमाम आवागमन है, इससे बहुत फायदा मिलेगा। यमुना नदी पर तैयार होने वाला ये पुल हिमाचल के गिरिपार से सीधा जुड़ जाएगा, लेकिन 2 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि अप्रोच रोड में जमीन के मुआवजे में देरी और मालिकों के कोर्ट में चले जाने से देरी हुई है, लेकिन अब मुआवजे की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हिमाचल सरकार के भूमि अधिग्रहण के इशू को लेकर के कोर्ट में गया है, तो उस लीगल लिटिगेशन को तो उसको रिजॉल्व करना हिमाचल सरकार ने, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि हिमाचल सरकार भी उसमें कोऑपरेट कर रही है। उन्होंने बाकायदा 78 लाख रुपए मुआवजे के भी सैंक्शन कर दिए। उम्मीद है कि जल्द ही हिमाचल की ओर से अप्रोच रोड बन जाएगी, जिससे दोनों राज्यों के लोगों को आने जाने में आसानी होगी। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की के झबरेड़ा कला गांव में एक हिस्से ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली, पुलिस जांच कर रही है। नैनीताल में पारंपरिक रास्तों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। बदहाल रास्तों को ठीक करने की मांग लंबे वक्त से उठ रही थी। पौड़ी के थली सैंड में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 48 किलो अवैध गांजे के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बागेश्वर पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ हल्द्वानी से आ रहे 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। सोशल मीडिया पर उत्तरकाशी में भूकंप आने की झूठी सूचना देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामनगर वन निगम के खड़ंजा गेट में दूसरे गेट की 50 गाड़ियां ट्रांसफर होने से खनन कारोबारी नाराज। खड़ंजा गेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। देहरादून में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एसएसपी ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के संदेश दिए।
रुद्रप्रयाग के बधाड़ी ताल में 20 साल बाद भगवान नारायण और वीर क्षेत्रपाल का महायज्ञ आयोजित किया गया। महायज्ञ का आयोजन सुख समृद्धि के लिए हो रहा है। नैनीताल में बैठ के होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। होलियार अलग अलग रंगों में होली की महफिलें जमा रहे हैं। पौड़ी में मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। कीर्तिनगर के कोटी गांव से जन जागृति यात्रा की शुरुआत की। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान के बाद सोमवार को बसंत पंचमी का अमृत स्नान भी हो गया, लेकिन पिछले स्नान के मुकाबले भीड़ और व्यवस्था कंट्रोल में रही। भीड़ को थामने का काम चारधाम यात्रा में ही चुनौती भरा होता है। ऐसे में 4 मई से क्राउड मैनेजमेंट के ऐसे ही प्लान पर उत्तराखंड को अभी से काम करना होगा। 3 फरवरी को प्रयागराज में बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान पूरा हो गया। मौनी अमावस्या के स्नान के मुकाबले भीड़ कंट्रोल दिखाई दी। धार्मिक यात्रा, मेलों, मंदिरों में भीड़ कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में 4 मई से चारों धाम के कपाट खुलने के साथ ऐसी ही चुनौती उत्तराखंड को भी झेलनी होगी, जहां यात्रा की शुरुआत के साथ ही यात्रियों का सैलाब उमड़ता है। रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन तक भीड़ प्रबंधन यानी क्राउड मैनेजमेंट करना चुनौती होता है। इतना ही नहीं, आखिरी वक्त में भीड़ रोकने के लिए दूसरे राज्यों से अपील जारी करनी पड़ती है। साल 2023 में चारधाम यात्रा में 56 लाख यात्री आए, तो साल 2024 में 46 लाख यात्रियों ने चारधाम में दर्शन किए। पिछले साल शुरुआत में गंगोत्री यमुनोत्री में ट्रैफिक जाम लगा, तो वहीं केदारनाथ में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग पहुंचने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी रोकना पड़ा। जुलाई के आखिर में केदारनाथ में आपदा से 1.5 महीने यात्रा पर असर पड़ा। यही वजह है कि अगले 90 दिन सरकार और शासन को रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन का प्लान करना होगा, ताकि भीड़ कंट्रोल रहे और आसानी से दर्शन हो सकें। पूरे विश्व से लोग आते हैं बाबा केदार के दर्शन करने, बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम। और सरकार का फर्ज भी यही है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उनको उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा अच्छे से दर्शन हो जाए। हम पूर्ण कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले साल भी आपको मालूम है कि सरकार ने पूर्ण कोशिश करी। आपदा की वजह से काफी वहाँ पे समस्याएं आई, रुद्रप्रयाग में स्पेशली, लेकिन इस बार जो है हमारी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। चार धाम यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती केदारनाथ धाम में मैनेजमेंट है, क्योंकि 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद धाम में एक बार में सिर्फ 5000 लोग ही रुक सकते हैं। वहीं बारिश और आपदा के लिहाज से केदारनाथ सबसे ज्यादा संवेदनशील है। ऐसे में भीड़ कंट्रोल करने की नौबत न आए और लोकल लोगों का नुकसान न हो, इस प्लान को ध्यान में रखकर काम करने की बात मुख्यमंत्री के सचिव और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कही। और सभी चीज़ों में दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन क्राउड का जो इशू होता है, जो अभी पिछले दिनों प्रयागराज में भी कुछ समस्या आई, आपने देखा होगा सभी ने। तो इसके लिए हम लोग सभी स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनके भी सुझाव ले रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमें किस तरह से आगे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ये भी इशू आता है कि अगर यात्रा रोकी जाती है तो लोगों में थोड़ा रिजेंटमेंट भी होती है, क्योंकि लोगों की आर्थिकी बहुत कुछ निर्भर करती है चारधाम यात्रा के ऊपर। उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना है, क्योंकि ये यात्रा हम सब की है, केवल सरकार की यात्रा नहीं है, सभी की यात्रा है। कुंभ में स्नान के लिए देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, तो चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कुल मिलाकर बात भीड़ पर जाकर टिकती है और शुरुआत से लेकर आखिर तक भीड़ को मैनेज करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।